हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो है इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रिजल्ट एनालिसिस हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करेंगे। पिछले रिजल्ट से लेके अब तक इंडसइंड बैंक के शेयर्स ने 10% का राइज दिया है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में। तो इसका मतलब है कि शेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रही है और 52 वीक हाई भी 1475 है जो इसी क्वार्टर के अंदर बैंक ने लगाया है। इन सब के बावजूद जो पी रेशो है वो तकरीबन 14 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत महंगी तो वैल्यूएशन नहीं है। तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। आज की डेट में 1,10,000 करोड़ मार्केट कैप है और प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स है, यानी कि डबल बैलेंस शीट कीमत से डबल कीमत पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। इस कंपनी की जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी 15% 16% के आसपास रहती है और वैसी अभी भी है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर आप उसको डिवाइड कर दें तो इफेक्टिव यील्ड जो रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 8% की है इफ़ नो ग्रोथ बैंक, अगर बैंक के अंदर ग्रोथ ना हो देखे तो। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास की इक्विटी शेयर्स जो है इंडसइंड बैंक ने इशू किए हैं और पिछले क्वार्टर से, तो उसका इम्पैक्ट भी इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो ग्रोथ आएगी उसके अंदर एक मेजर पोर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का भी है क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए गए। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा में लें तो सबसे पहले हम जो है इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर आपको लिए चलते हैं जहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी अच्छी आएगी। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम तकरीबन 4% के आसपास बढ़ी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, यानी कि इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है। और ये जो 4% बढ़ी है वो 4867 से बढ़कर 5077 है। 4% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली है। अदर इनकम के फिगर्स में ये बढ़ोतरी मात्र 3% की है और ये भी ठीक है, तो एक क्वार्टर के हिसाब से ठीक है। टोटल इनकम 4% के हिसाब से बढ़ी, 707 से बढ़कर 7359 हो गई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6% बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 2% बढ़ा है। अब ये जो 2% बढ़ा है ये इसकी ग्रोथ की वजह से इस शेयर्स के अंदर एक राइज आया था। तो अब जो ग्रोथ है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर केवल 2% की है। एनुलाइज करोगे तो 8-9% के आसपास की ग्रोथ बनेगी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में भी आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 10% ही बढ़ा है। प्रोविजंस हालांकि इस क्वार्टर में घट के आए हैं और जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3% हो गया, यानी कि ऑपरेटिंग के सामने 2 की जगह 3 हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्स मात्र 2% बढ़ा है। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन 3.5-4 के आसपास है, जिसको हम 4% बोल सकते हैं। तो तकरीबन 4% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ईपीएस के अंदर भी जो ग्रोथ है वो भी हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ईपीएस में जो ग्रोथ है वो 4% से थोड़ी सी आपको कम मिलेगी क्योंकि जो इक्विटी का जो बेस बढ़ा है उसकी वजह से। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो मेजरली जो चीज़ इस पूरे रिजल्ट एनालिसिस में भी देखने के लिए मिल रही है वो सबसे खास है एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो 10% बढ़ी है। तो एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ना, क्योंकि वैसे देखिए बढ़नी भी चाहिए ये एम्प्लॉय की, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर 10% की एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ से देखा जा सकता है। उसके अलावा जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर भी तकरीबन 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ये जो खर्चे बढ़े हैं ये अब क्या जो इनकम बढ़ी है उस सब बढ़ी हुई इनकम को खा गए। जो कासा ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है इस बैंक की इस बार। तो इस बार जो बैंकिंग परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रही है वहाँ पर बैंक्स जो है अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वो अब सिकुड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि ग्रोथ जो है हाई ग्रोथ से स्लो ग्रोथ के अंदर बैंक्स जो है अब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। प्रोविजंस में देखिएगा 991 करोड़ से घटकर 473 करोड़ हो गई हैं। तो प्रोविजंस की वजह से तकरीबन 18 करोड़ का बेनिफिट आया है, जिसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट्स है वो 2124 करोड़ से बढ़कर 2202 करोड़ से। तो कुल मिलाकर एक प्रोविजंस का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला है, लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट्स पर पिछले क्वार्टर से कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रोथ है। अगर हम ईपीएस की भी बात करें तो यहाँ पर जो ईपीएस की भी बात करें तो
तो EPS जो है 27.34 से बढ़कर 28.31 हो गई डाइल्यूटेड बेसिस के ऊपर। तो ये भी तकरीबन 3.5% के आसपास बनती है। तो ये जो ग्रोथ है और NPA स्टेबल है, तो बाकी सब चीज़ जो है रिजल्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो माइनरली जो है थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। बट कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना बड़ा है, तो देखिएगा 31/3/2003 से ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस की फिगर थी 54,188 से वो बढ़कर आ गई 57,546। लेकिन इसके अंदर स्लाइटली जो है कि इक्विटी कैपिटल भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर एक नॉर्मल ग्रोथ है इस बार। ना रिजल्ट में हमें कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें नज़र आ रही है, ना कोई ख़राब चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, कासा में देखिएगा 2% की ही ग्रोथ हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल 6% हुई है। तो जो सस्ता कर्ज है उसके लिए बैंक स्ट्रगल कर रहा है, ये पक्की बात है, जिसकी वजह से आपको जो रेवेन्यू या नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कोई बहुत बड़ी जो है ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4.29% रहे हैं और इस क्वार्टर में इस मार्जिन्स रेशियो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। रीज़न कासा बढ़ ही नहीं रहा। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जब नहीं बढ़ते हैं तो इस तरीके की स्थिति जो है व्याप्त होती है। अगर हम NPA की भी बात करें तो NPA भी स्टेबल है, यानी कि ग्रोस NPA नेट NPA। रिटर्न ऑन इक्विटी वही 15.33% के आसपास बनी हुई है। तो कुल मिलाकर एक स्टेबल रिजल्ट है, मतलब ना तो कोई एक्साइटमेंट आपको मिलेगी ना ही कोई निराशा मिलेगी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में भी अगर हम देखें तो रिजर्व सरप्लस, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2% का रिजर्व सरप्लस बढ़ा है यहाँ पे। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ग्रोथ बैलेंस शीट के ऊपर केवल 2%, बुक वैल्यू के अंदर 2% की ग्रोथ आई है। तो एनुअलाइज देखिएगा 8-9% तो बैंक FD में पैसा मिल जाता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो शेयर प्राइस में रिएक्शन आ सकता है उस पर मैं अपनी राय रखूँगा वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में। लोन जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है वेल, और अगर फर्म की बात करें पैसा कहाँ कहाँ दे रखा है तो NBFC में 5% दिया हुआ है, रियल एस्टेट में 3.72, जेम्स एंड ज्वेलरी में 3.38। तो अगर यहाँ पे देखिए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर NPA का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर 45% की जो लोन बुक है, बाकी कंज्यूमर बैंकिंग यानी कि रिटेल में है तो तकरीबन 45% कॉर्पोरेट लेंडिंग है, बाकी 55% जनरली रिटेल या मिक्स जो लेंडिंग है वो की हुई है बैंक ने। तो अल्टीमेटली जो NPA की परफॉर्मेंस है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1251 करोड़ के जो है नए फ्रेश एडिशंस हुए थे NPA में जो कंज्यूमर लोन से आए हैं, और कॉर्पोरेट में NPA की मात्रा बहुत ही कम है, यानी कि कॉर्पोरेट फ्रंट्स पर NPA नहीं आ रहे हैं, NPA आ रहे हैं रिटेल फ्रंट पे। और कुल मिलाकर ग्रोस NPA नेट NPA स्टेबल है। पिछली बार 1.94 थी ग्रोस NPA, वो इस बार 1.93 स्लाइटली रिड्यूस हुई है। तो कुल मिलाकर एक स्टेबल परफॉर्मेंस हमें यहाँ देखने के लिए मिली है। तो ना तो मैं इसको बहुत एक्साइटमेंट के रूप में देखूंगा, ना ही बहुत निराशा के रूप में, लेकिन शेयर प्राइस पर रिएक्शन के बारे में बात जो है मैं करूंगा। एज ए डिस्क्लोजर मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर जनरली हमारी मंदी की पोजीशंस रहती हैं, लेकिन आज क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारी पोजीशंस में था तो हमने काफ़ी प्रॉफिट बुक भी आज किया है, लेकिन फिर भी हमारी जो पोजीशंस हैं वो दोनों साइड की रहती है। अभी भी स्लाइटली जो है हमारी, क्योंकि पोर्टफोलियो के सामने हेज रहता है तो पोजीशंस हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको जो है एक न्यूट्रल बात करने की जो है चेष्टा करूँगा यहाँ पे। और देखिएगा जिस तरीके का राइज आया है इंडसइंड बैंक में, और यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रोथ के फ्रंट पर नज़र नहीं आई है, हो सकता है कि ये शेयर 2% से लेके 6% तक की करेक्शन आने वाले समय के अंदर दिखा सकता है। वो हो सकता है 2 दिन में आ जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है अगले क्वार्टर रिजल्ट तक। बट यहाँ पर जो व्यू है वो बुलिश नहीं है इन रिजल्ट्स को देख के, मेरे को न्यूट्रल लग रहा है। लेकिन क्योंकि शेयर्स की प्राइस परफॉर्मेंस ग्रोथ एंटिसिपेट कर रही थी और वो ग्रोथ तकरीबन 6 से 7% थी, यहाँ पे आई 4% है, और वैसे अगर देखें मोटा मोटी ऑपरेटिंग फ्रंट पे तो 2% ही है। तो हो सकता है कि आपको 2% से लेकर 6% तक की करेक्शन इसके शेयर्स प्राइस में देखने के लिए मिल सकती है। मेरा कोई इंडसइंड बैंक में डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं है किसी भी तरीके का, ना हमने किसी को एडवाइस किया हुआ है और ना हमने किसी फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया है। बट जब कोई सवाल पूछता है तो हम उसका एक अप्रोप्रिएट जो है जवाब देने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।